इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA, तो इरेडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है। यहाँ पे क्या करता है, ये सब ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, तो कहीं सारा कंपनी को ये इरेडा कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे बता दूं कि पब्लिक सेक्टर PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में बिजनेस और फंडामेंटल और प्रो एंड कॉन्स A to Z डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, आज के दिन में 3% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। अभी आज तो मार्केट बंद है, यहाँ पे देखते हैं 5 दिन के अंदर में अच्छा रिटर्न मिल रहा है 9% समथिंग, और 1 मंथ 9% टू 10% यहाँ पे गिरावट मिल रहा है। 6 मंथ 32% गिरावट हो रहा है, और इतना गवर्नमेंट कंपनी इतना काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। 1 ईयर ओनली 11% रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 22 मार्च 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक यहाँ पे काफ़ी बेहतर रिटर्न मिल रहा था। कितना रिटर्न मिल रहा था, 109% रिटर्न मिल रहा था। तो शॉर्ट टर्म में इतना बैक टू बैक काफ़ी रिटर्न मिल रहा था। उसके बाद में यहाँ पे बैक टू बैक काफ़ी गिरावट हो रहा है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिरावट का माहौल बना। तो चलिए यहाँ पे डेट देख लेते हैं कि कितना गिरा। जो हाई प्राइस था वहाँ से एक टाइम में गिरा था 52%, 52 टू 55% यहाँ पे गिरा था, और उसके बाद में यहाँ पे बैक टू बैक रिटर्न देने लगा। तो यहाँ पे कब गिरा था, डेट देख लेते हैं, 15 जुलाई 2024 से 18 मार्च 2025 तक 49% गिरावट हुआ था। तो अभी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर धीरे धीरे हो रहा है। कितना रिकवर हुआ है, 12% रिकवर हुआ है। और टाइमिंग देखते हैं, 17 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे अभी पैसा निकालना बंद किया है, उल्टा इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुड साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 21 मार्च में FI 7,470 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे बाय किया है, और 20 मार्च में भी यहाँ पे बाय किया है। और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ पे सेल किया। भाई डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना टाइम से बैक टू बैक बाय कर रहे थे, तो अब जाके यहाँ पे सेल किया, क्योंकि अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास बिल्कुल भी यहाँ पे अमाउंट स्टॉक में नहीं है, क्योंकि SIP आना बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। तो इसकी वजह से बिल्कुल पैनिक में आ गया था। चलो ठीक है, गुड न्यूज़ है, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो पता नहीं कि भाई आगे इसे अमाउंट कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। FI फरवरी में यहाँ पे 58,000 का सेल किया है, जनवरी में 87,000 का सेल किया है, दिसंबर में 16,000 करोड़ का सेल किया है। भाई यहाँ पे 80,000 करोड़, अब बात थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा, और नवंबर में 45,000 करोड़, और अक्टूबर में तो हद पार हो गया 1,40,000 करोड़ समथिंग। तो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे सेल किया था। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश का मतलब रिकॉर्ड बन गया। बट उसके कंपेयर में यहाँ पे देखेंगे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यानी कि म्यूचुअल फंड वाले ने और बड़े बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिल्कुल बाय कर करके मार्केट को थोड़ा बहुत टिका के रखे। नहीं तो अब तक अगर ये बाय नहीं करते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो मतलब हालत खराब हो जाती। ये जो मैक्सिमम बड़े बड़े स्टॉक से 50% 60% गिरा ना, मुझे ऐसा लगता है कि 70-80% भी गिर सकता था। चलो थैंक गॉड, अभी थोड़ा सा गुड न्यूज़ बन रहा है, लेकिन आगे ट्रैक करता रहना पड़ेगा। इन्वेस्टर पैसा ऐड कर रहे हैं ना, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे इस जैसा सरकारी कंपनी में ना डेफिनेटली पैसा आने लगेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा ऐड ऑन करना स्टार्ट करने लगेंगे, तो हमारा इस बड़े बड़े जो कंपनी है ना वो डेफिनेटली ऊपर जाने लगेगा। यहाँ पे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं बिजनेस के। कंपनी इज द नेशन लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC इज प्रोवाइडेड comparative range financial products and related services from project। यहाँ पे मेन अगर पॉइंट देखेंगे ना, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन जाता है। और अगर आप नीचे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, ट्रांसमिशन में जाता है, और चेन एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा कई सारा इक्विपमेंट्स है, तो वहाँ पे उस कंपनी में लोन जाता है। स्प्लिट देखिए, और सोलर थर्मल में 26%, विंड 16%, और लोन स्टेट यूटिलिटीज़ 18%, हाइड्रो पावर 11%, और स्टेट यूटिलिटीज़ 3%, इथेनॉल 7%, मैन्युफैक्चरिंग 6% एंड अदर। वाइज स्प्लिट देखेंगे, यानी कि स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है 15%, राजस्थान 14%, कर्नाटक यहाँ पे लोन मतलब इस स्टेट में इतना प्रोवाइड करते हैं जो रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसमिशन इथेनॉल अदर। और तमिलनाडु 9%, गुजरात 8%, और तेलंगाना 8%, महाराष्ट्र 7% एंड अदर 26%। जो फिलहाल शेयर प्राइस है IREDA का, तो अभी देखते हैं ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो उसके लिए पहले देखते हैं मार्केट कैप कंपनी का। 41,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक बड़ा कंपनी है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 50% जैसा यहाँ पे अभी क्रैश हो चुका है। तो सोचो मतलब कितना बड़ा कंपनी था, 50% क्रैश हो चुका है। तो अभी जो शेयर प्राइस अभी खरीदना मौका है या धोखा है, तो चलिए थोड़ा समझते हैं। स्टॉक पी कंपनी का यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 और इंडस्ट्री पी 20, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे ओवर वैल्यूड आ रहा है। बट मैं एक बात बता दूं कि इस सेक्टर के इंडस्ट्री पी काफी यहाँ पे डाउन हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्री के स्टॉक गिर चुका है ना। तो एक टाइम में इंडस्ट्री पी मतलब 40 to 45 हुआ करता था, तो उसके हिसाब से अभी बिल्कुल अंडर वैल्यूड है। तो अभी तो ओनली 12% का यहाँ पे रिटर्न गिरावट से रिटर्न देना स्टार्ट किया है। तो चलिए उसके बाद में समझते हैं कि कंपनी का
कर्जा कितना है, कर्जा 54 करोड़। देखो भाई ये फाइनेंस लोन देने वाली कंपनी है तो थोड़ा बहुत तो कर्जा तो बनता है, और कर्जा इक्विटी में 5.58, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैटर नहीं है। यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट देखते हैं, कंपनी का रिजर्व देखते हैं, रिजर्व 6648 करोड़, तो ताकि रिजर्व बहुत बेहतरीन है। और स्पेशली और एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 75%, तो प्रोमोटर होल्डिंग 75% वो भी देखना होगा कि कितना टाइम से मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर पहले से ही दिसंबर 2023 से देखेंगे पहले से 75% होल्डिंग स्टेक मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी है फिर भी, बट हर एक कंपनी में क्या होता है, जो चेक करना चाहिए वो डेफिनेटली चेक करना चाहिए, तो यहाँ पे अच्छा निकल के आता है प्रोमोटर होल्डिंग। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 9.30, तो एक डिसेंट बोल सकते हैं, क्योंकि 10% एक बड़ा कंपनी में डिसेंट मान सकते हैं, और ROE 17%, जो बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा कंपनी का भी RSI 46 हो चुका है, तो ना इतना ज़्यादा हाई है ना इतना ज़्यादा लो है, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मिडिल पे है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर टोटली गुड न्यूज़ आ जाए ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में, इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर अगर बल्क में बाय करना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 30-40% ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर अभी माहौल अच्छा ना बने, टैरिफ वाला कुछ मैटर आ जाए, वापस फिर से वही वाला मुद्दा आ जाए, तो भाई यहाँ से और भी 10-15% आराम से गिर सकता है। और कंपनी का ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसको ओपीएम बोलते हैं, 94%, जो बहुत बहुत बेहतरीन है, मतलब बेहतरीन क्या, बहुत ही हाई है। तो पता नहीं अभी इतना हाई है, तो यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर में जाके कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर अभी जो Q3 का रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे 93%। तो भाई क्या ऐसा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना तगड़ा हाई दिखा रहा है। 52 एक हाई एंड लो प्राइस देखते हैं, तो इसका हाई प्राइस गया था 310 और लो प्राइस गया था 135, तो बिल्कुल अभी लो प्राइस के आसपास ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर फ्रेश बाय करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न ही कुछ ऐसा दिख रहा है। फिलहाल कोई डिविडेंड नहीं है, यहाँ पे जीरो है। प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और 2015 में 1118 करोड़ और मार्च 2024 4965 करोड़, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स हर बार यहाँ पे बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो बहुत अच्छा खासा है, 6230 करोड़। यहाँ पे एक क्वार्टर और बाकी है, 7000 भी टच हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट 272 करोड़, और मार्च 2024 में देखेंगे 1685 करोड़, ट्रेलिंग 12 मंथ में 1954 करोड़। तो यहाँ पे नेट यहाँ पे आई एम सो सॉरी, तो मार्च 2024 में 1252 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 1535 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो इतना बड़ा कंपनी है, थोड़ा सा बल्क में थोड़ा हाथी जैसा बन चुका था, लगभग 80-90 हज़ार करोड़ का कंपनी बन चुका था, वहाँ पे 50% तो उड़ चुका है। आपको मैं बताऊँ, जो हाई प्राइस गया था, हाई प्राइस से यहाँ पे 50% मार्केट कैप उड़ चुका है। तो भाई स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने का सही टाइम यहाँ पे हाई में नहीं होता है, लो में होता है। तो ये कंपनी आगे अगर 10 साल तक होल्ड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई डेफिनेटली यहाँ से 1000-2000% का रिटर्न डेफिनेटली मिल सकता है। मैं डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यार आपके पोर्टफोलियो में सभी टाइप का स्टॉक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी वाला स्टॉक्स होना चाहिए, PSU स्टॉक्स होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स होना चाहिए, रिस्की स्टॉक्स होना चाहिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स होना चाहिए, पेनी मतलब छोटा मार्केट कैप वाला स्टॉक्स होना चाहिए, डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं, 5 ईयर 20%, 3 ईयर 23% और ट्रेलिंग 12 मंथ 35%। तो यहाँ पे भाई सेल्स ग्रोथ के मामले में बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना बड़ा कंपनी है तो ऑलरेडी 20% से ऊपर है, यहाँ तक ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे 30% के ऊपर है, 35% है। और चलिए नेक्स्ट, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर 34%, 3 ईयर 53%, ट्रेलिंग 12 मंथ 31%। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी एक डिसेंट स्टैंडर्ड निकल के आ रहा है। तो चलिए रिटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न देखते हैं IRET का, 1 मंथ यहाँ पे 15% गिरावट, 6 मंथ 34% गिरावट, 1 ईयर 8% रिटर्न, 3 ईयर 149% रिटर्न। तो यहाँ पे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब हुआ था, और 5 ईयर में तो यहाँ पे रिटर्न कम दिख रहा है। तो चलिए BSE और NSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, तो देखते हैं कि मार्केट में लिस्ट कब हुआ था। मैंने यहाँ पे मैक्स चार्ट ओपन किया हूँ, और यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर 2023, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब मार्केट में लिस्ट हुआ था NSE एंड BSE स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहाँ पे बैक टू बैक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा था। तो भाई उसके बाद में यहाँ पे गिरावट का माहौल बना है। थोड़ा सा टाइमिंग देखते हैं कब से गिरावट का यहाँ पे माहौल बना है। 12 जुलाई 2024 से देखेंगे, यहाँ पे बैक टू बैक जो हाई प्राइस लगा था और वहाँ से बैक टू बैक गिरावट हो रहा है। तो आगे यहाँ पे क्या आगे रिटर्न नहीं देगा? कंपनी में यार वो क्वालिटी है, वो दम है डेफिनेटली। अभी क्या हुआ था कि एक तो फॉरेन इन्वेस्टर 4-5 महीना 6 महीना से पैसा निकाल रहा था, मैं आपको दिखाया, और उसके बाद में हमारा GDP ग्रोथ काफी खराब आया था, इकोनॉमी रिजल्ट,
और उसके ऊपर से हमारा स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, जितना सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ था उससे ज़्यादा शेयर प्राइस वहाँ पे ऊपर चला गया था। तो फॉरेन इन्वेस्टर को समझ में आ गया, और ऊपर से हमारा अगर जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा हाई आ जाता ना तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता। तो फॉरेन इन्वेस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसको डाउट लगा, तो वहाँ से धड़ाधड़ 5-6 महीना दबा के सेल किए। तो भाई इसकी वजह से स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिर गया। तो कितना टाइम से गिरा अभी डेट देख लेते हैं। अभी डेट देखिए, जुलाई से लेकर मार्च तक, तो मतलब कितना टाइम हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, लगभग 8 मंथ से यहाँ पे गिरावट हो रहा है। तो भाई नीचे ऑलरेडी नीचे का लेवल में है, 50% यहाँ पे क्रैश हो चुका है। जितना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे उतना क्वांटिटी धीरे धीरे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है भाई, ये कंपनी धीरे धीरे कच्छों के जैसा चाल चलने वाली है। ऐसा नहीं कि तुरंत एक साल में 2000%, ऐसा नहीं जा सकता है भाई इस कंपनी। इसके अलावा और एक पॉजिटिव पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, एफआई और डीआई। एफआई डीआई पहले 2023 में 1.88% था और अभी भी 1.85% है। तो एफआई का स्टेक एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले 4.37% था और अभी यहाँ से थोड़ा घट चुका है। तो भाई यहाँ से ऐसा लगता है कि कंपनी में यहाँ पे क्या दिक्कत है कि घट चुका है। तो एफआई ने जो माल बेचे है वो खरीदा किसने है, वो खरीदा हमारे पब्लिक भाई ने। तो यहाँ पे एक तो थोड़ा सा नेगेटिव चीज दिखाई दिया, यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक बना था। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर सेल किए थे और पब्लिक इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय किए थे, तो उसके बाद में क्या थोड़ा सा पैनिक बना हुआ है, और ऊपर से तो टोटल मार्केट कंडीशन यहाँ पे खराब हो गया। एक तो टैरिफ वाला वार आ गया, जीडीपी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है, तो इसकी वजह से पैनिक में आके इस स्टॉक यहाँ पे 50% गिर गया। अभी इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट कैसे आया था वो देख लेते हैं। डी का अभी 9 जनवरी को लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था, नहीं कि Q3 का रिजल्ट आया था। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 36% सेल्स ग्रोथ हुआ था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 27% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और ईपीएस अर्निंग ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 26% से बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे बढ़ा है। तो भाई ओवरऑल क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आया। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया, दिक्कत वही है जो फॉरेन इन्वेस्टर को पैसा निकालना, ऊपर से टैरिफ वाला न्यूज, और ऊपर से हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ओवरऑल स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ, उससे ज्यादा शेयर प्राइस ऊपर चला गया। तो फॉरेन इन्वेस्टर को समझ में आ गया, इसकी वजह से पैनिक का माहौल बना था, और साथ में हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत ही बैक टू बैक 3 क्वार्टर बहुत ही खराब आया। तो मार्केट का ऐसा बैड न्यूज की वजह से इतना गिरावट हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आगे 5 साल 10 साल इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली इस स्टॉक एक इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन या जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए। थैंक यू, गुड बाय, और कमेंट्स करके बताइए आप लोग।